नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर चित्रा पंड्या और मैं एक पब्लिक हेल्थ फिजिशियन यानी कि सामूहिक आरोग्य की डॉक्टर हूं। मेरी डिग्री है एमबीबीएस और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन और मैं मेडिसिन बियॉन्ड क्लासरूम नामक एक इनिशिएटिव की फाउंडर हूं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है कि अगर आपको कोविड हुआ है और आप घर पर है यानी होम आइसोलेशन में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग कैसे करना है। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह कोविड के होम आइसोलेशन में हमें अपने स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग करना है। सबसे पहले तो एक कोरा कागज लेकर उस पर अपना पूरा नाम और उम्र लिख दीजिए। फिर कागज पर एक टेबल बना देना है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उसमें इसी तरह 8 कॉलम्स बनानी है। तारीख, समय, शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर, पल्स रेट यानी नब्ज की दर, सांस की दर, SpO2, कोई दवाई ली हो तो उसका जिक्र करने के लिए एक कॉलम और आखिरी कॉलम में और कोई जरूरी बात लिखनी हो तो उसके लिए जगह रखनी है। परिवार की सुविधा के अनुसार कोविड के दर्दी की देखभाल करने वाला व्यक्ति या दर्दी खुद ये मॉनिटरिंग कर सकता है। जब भी मॉनिटरिंग करें, तारीख और समय लिखना न भूलें। हर 6 घंटे कम से कम एक बार मॉनिटरिंग करनी है। आप हर 3 घंटे में एक बार भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में हमें खास करके 3 चीजें नापनी है और हर एक में चेतावनी देने वाले लक्षण क्या है वो भी मैं साथ में बताती जाऊंगी। मॉनिटरिंग में सबसे पहले शरीर का टेम्परेचर लेना है थर्मोमीटर की मदद से। थर्मोमीटर को मुंह में जीभ के नीचे 2 मिनट के लिए रखें और फिर कितना टेम्परेचर है वो देखकर टेबल में लिख दीजिए। जब भी बुखार आए, पहले टेम्परेचर नापे और अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो ही पैरासिटामोल की गोली ले। बुखार ना हो तो गोली ना ले। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 पैरासिटामोल की टैबलेट्स ले सकते हैं 6 घंटों के अंतर से। अगर दिन की 4 टैबलेट के बावजूद बुखार न उतरे तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर 3 दिन से ज्यादा 100 डिग्री से ज्यादा बुखार रहता हो तभी भी डॉक्टर को जान करें। मॉनिटरिंग में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सांस की गिनती। अब यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि जब भी हम जानते हैं कि कोई हमारी सांस गिन रहा है तो हम थोड़े सचेत हो जाते हैं और हमारी सांस की दर बदल जाने की संभावना रहती है। मगर इस बात की चिंता न करें। थोड़ी बार प्रैक्टिस करने के साथ आपको आदत हो जाएगी सांस की गिनती करने की और फिर गिनती के वक्त सांस ज्यादा नहीं बदलेगी। अब होम आइसोलेशन में बेहतर यही है कि दर्दी की देखभाल करने वाला व्यक्ति सांस की गिनती करे, मगर कई बार घर में ये संभव नहीं होता है। उस परिस्थिति में दर्दी खुद की सांस की गिनती भी कर सकता है। थोड़ी प्रैक्टिस से आसानी से ये हो सकता है। एक और उपाय यह भी हमने देखा है कि वीडियो कॉल से कोई भी दर्दी की सांस गिन सकता है, मगर इसमें भी थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस और शांति की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सांस की गिनती करने की सही तरकीब की। दर्दी को आरामदायक स्थिति में बैठना है। सांस गिनने के लिए दर्दी की छाती या कंधा या पेट, इनमें से किसी एक को ध्यान से देखना है। जिस भी हिस्से का उतार चढ़ाव आसानी से दिखता हो उसको ध्यान से देखिए। एक बार सांस लेने और बाहर निकालने की क्रिया को एक सांस गिना जाता है। स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरह छाती का एक बार बाहर आना और अंदर जाना उसको एक सांस गिना जा रहा है। ऐसे पूरी 1 मिनट के लिए सांस को गिनना है कि कितनी सांसें ली गई और फिर उसको टेबल में लिख देना है। अगर 1 मिनट में 24 या उससे ज्यादा सांस की गिनती हो रही हो तो फिर से गिनना है। अगर 1 घंटे में 3 बार गिनने पर भी 1 मिनट में 24 से ज्यादा सांस की गिनती हो रही हो
तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें या दर्दी को हॉस्पिटल ले जाएं। गंभीर बीमारी की पूर्व आगाही के लिए सांस की गिनती एक बहुत ही अच्छा साधन है, जो कि थोड़ी प्रैक्टिस से कोई भी इंसान सीख सकता है। मॉनिटरिंग का तीसरा अंग है SpO2। जिन घरों में SpO2 को नापने का साधन हो, वो सांस की गिनती के साथ साथ इसे भी जरूर इस्तेमाल करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, SpO2 नापने के साधन को पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं और ये बैटरी से चलता है। उसे इस तरह पकड़कर पहली उंगली को उसमें रखना है। अगर उंगली पर नेल पॉलिश हो तो पहले उसे जरूर निकाल दें। उंगली को SpO2 में कम से कम 30 सेकंड के लिए रखना है। कई बार अंक थोड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे। जो अंक ज्यादा देर तक स्थिर रहे, उस अंक को नोट कर लीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि SpO2 और नब्ज दोनों के अंक इस साधन में दिखाई देते हैं। आपके साधन में किस ओर SpO2 और किस ओर नब्ज की दर यानी कि पल्स रेट दिखाई दे रही है, उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाए गए साधन में बाईं ओर SpO2 दिख रहा है और दाईं ओर पल्स रेट दिख रहा है। अपने साधन में ये नोट करना बहुत जरूरी है कि किस ओर कौन से अंक दिख रहे हैं, ताकि अंकों की अदला बदली ना हो जाए। जब भी SpO2 नापे, उसे दो तरह से नापना है। सबसे पहले SpO2 को बैठकर नापना है और उसके बाद 6 मिनट के लिए कमरे में चले, फिर तुरंत बैठकर फिर से SpO2 नापे। अगर लगातार 93% से कम SpO2 आ रहा हो या 6 मिनट चलने पर SpO2 3% से ज्यादा गिर रहा हो, तो सावधान हो जाए और थोड़े समय में फिर से SpO2 नापे। 1 घंटे में अगर 3 बार या उससे ज्यादा ऐसा हो कि SpO2 93% या उससे कम ही रह रहा हो या 6 मिनट चलने पर 3% से ज्यादा गिर रहा हो, तो सावधान होकर तुरंत डॉक्टर या आरोग्य कर्मचारी को जान करें और दर्दी को अस्पताल ले जाने की व्यवस्थाएं करें। तो अब तक इस वीडियो में हमने ये समझा कि लगातार 100 डिग्री से ज्यादा बुखार होना, लगातार सांस की दर बढ़ी हुई रहना यानी कि 1 मिनट में 24 से ज्यादा सांस की गिनती होना, या लगातार SpO2 का 93% या उससे कम रहना, ये सारे लक्षण हमें गंभीर बीमारी की पूर्व आगाही देते हैं। इनके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण जो हमें गंभीर बीमारी की पूर्व आगाही देते हैं, वो ये है: सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार बहुत ज्यादा थकान लगनी, लगातार बहुत ज्यादा बदन दर्द होना, लगातार छाती में दर्द या दबाव का अनुभव होना, दर्दी में मानसिक उलझन यानी कि मेंटल कंफ्यूजन के लक्षण दिखना, दर्दी को नींद में से जगाना मुश्किल लगे यानी कि पूरी तरह से वो जग नहीं पाए, नींद में ही रहे, ये सारे लक्षण हमें गंभीर बीमारी की चेतावनी देते हैं और दर्दी को आरोग्य सेवाओं की जरूरत है उसका संकेत देते हैं। इनमें से कुछ हो तो तुरंत आरोग्य सेवाओं का संपर्क करें और इनमें से कोई लक्षण ना हो तो घर पर होम आइसोलेशन का पालन करें और बिना जरूरत हॉस्पिटल ना जाए। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कोविड से डरना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहना है। कोविड की जंग बड़ी हॉस्पिटल्स में नहीं, बल्कि अपने घरों में सतर्क रहकर सही जानकारी लेकर एक वैज्ञानिक और सामूहिक आरोग्य की मानसिकता बनाकर जीती जा सकती है। धन्यवाद।